अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई के मामले ने गैर मामूली रुख इख्तियार कर लिया है। 4 रोज पहले शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से जबानी जमानत तो मिली, मगर फैसले पर दस्तखत ना होने की वजह से इनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। और कल रात लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के दोनों जजेस ने 4 रोज बाद अपना अलग अलग फैसला जारी कर दिया, जिसमें दोनों जजेस के शहबाज शरीफ के खिलाफ केस को लेकर बुनियादी इख्तलाफात सामने आए हैं, जिसके बाद नून लीग फैसले में ताखीर और शहबाज शरीफ को जमानत ना मिलने पर शदीद तशवीश का इजहार कर रही है। 2 रुकनी बेंच के एक जज जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने फैसले में शहबाज शरीफ की मेरिट पर जमानत मंजूर की, मगर जस्टिस अजद जावेद गुराल ने अपने इख्तलाफी नोट में जमानत मुस्तरद करते हुए इस मामले को अदालती तारीख का बदकिस्मत वाकया करार दिया। अब शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहाई मिलेगी या नहीं, इसका फैसला रेफरी जज करेंगे, जिसके लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दी जा चुकी है। अहम बात यह है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने फैसले में नैब की जानिब से शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से जायद असासों और बेनामी प्रॉपर्टीज के इल्जामात को नाकाफी सबूत की वजह से बेबुनियाद करार दिया है, जबकि दूसरी तरफ जस्टिस अजद जावेद गुराल ने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि शहबाज शरीफ आमदन से जायद असासों के इल्जामात पर कोई ठोस जवाब ना दे सके और ना ही ये बता सके कि जो असासे शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ने बनाए हैं, इसके लिए पैसा कहां से आया। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब केस पर दोनों जजेस के इख्तलाफी नोट के अलावा इस बात पर भी इख्तलाफ सामने आया है कि क्या मुत्तफिका तौर पर 4 रोज पहले जमानत देने का मुत्तफिका फैसला हुआ था या जमानत का फैसला यकतरफा तौर पर जारी किया गया था। इस बारे में जमानत मंजूर करने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर ने लिखा है कि अदालत में मुत्तफिका तौर पर जमानत मंजूर करने का ऐलान किया गया था, मगर जब मुल्जिम की रिहाई के मुख्तसर फैसले पर दस्तखत करने के लिए यह फैसला जस्टिस असजद गुराल के सामने रखा गया, तो उन्होंने बताया कि वो इस बारे में इख्तलाफी नोट लिखना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब हम अलग अलग फैसला जारी कर रहे हैं। मगर जस्टिस असजद गुराल ने जस्टिस सरफराज के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करते हुए लिखा है कि अपने साथी जज के जायज़ों, दलाइल और नतीजे से इत्तेफाक नहीं करता, और उनके लिए ये बात बहुत हैरान कुन है कि जो जस्टिस सरफराज अपने फैसले में लिख रहे हैं कि जमानत की दरख्वास्त मंजूर करने के लिए मुत्तफिका फैसला हुआ था, जबकि ये बात ज़मीनी हक़ाइक़ से खिलाफ है। जस्टिस गुराल ने फैसले में लिखा है कि फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जब जस्टिस सरफराज ने मुझसे राय मांगी तो मैंने जमानत मंजूर करने से इख्तलाफ किया, जिसके बाद चेंबर में भी इस बात पर बहस हुई तो मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा, मगर हैरान कुन तौर पर साथी जज जस्टिस सरफराज ने अपने नायब कासिद के जरिए जमानत मंजूर करने का यकतरफा फैसला सुना दिया, जिसकी फौरी बाद मैंने चीफ जस्टिस को इस बात से आगाह किया। जस्टिस गुराल ने मजीद लिखा, यह हमारी अदालती तारीख का एक बदकिस्मत वाकया है जिसकी मिसाल कम ही मिलती है और उन्हें अपने सीनियर जज जस्टिस सरफराज से इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला 1-1 से बराबर होने के बाद इस केस का फैसला अब रेफरी जज करेंगे। अहम बात यह है कि जस्टिस सरफराज ने अपने फैसले में शहबाज शरीफ को मेरिट पर जमानत देने, जबकि जस्टिस गुराल ने मेरिट पर जमानत मनसूख करने का फैसला दिया है। नैब का शरीफ फैमिली पर जाली टीटी से पैसा हासिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। नैब के मुताबिक 1998 में शरीफ खानदान के असासों की मालियत सिर्फ 1 करोड़ 48 लाख थी, जो 2018 में बढ़कर 7.3 अरब रुपए तक हो चुकी है। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर जस्टिस सरफराज ने लिखा है कि इस हवाले से नैब ने कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि शहबाज शरीफ ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाली टीटी से रकूम हासिल की है, और ये एक कानूनी असूल है कि बराह रास्त और कानूनी शवाहिद की अदम मौजूदगी की सूरत में मुल्जिम को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। मगर जस्टिस गुराल ने इस फैसले से इख्तलाफ करते हुए लिखा है कि शहबाज शरीफ इस पूरे केस में बराह रास्त मुलविस हैं। इस केस में इस्तकाज़ा के गवाहान और अप्रूवर्स ने शहबाज शरीफ के खिलाफ साफ गवाही दी है और इन इल्ज़ामात के दस्तावेज़ात सबूत भी मौजूद हैं, वाज़े हैं। जस्टिस गुराल ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि मुल्जिम शहबाज शरीफ ने जिस तरह जाली टीटी से हासिल रकम के जरिए अपने अहले खाना और बेनामीदारों के नामों पर असासे बनाए, वो इनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते और इस पूरे अमल से पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है। एक और अहम बात यह है कि जस्टिस सरफराज ने अपने फैसले में लिखा है कि नैब ने रेफरेंस में शहबाज शरीफ पर करप्शन, करप्ट प्रैक्टिस, किकबैक्स लेने या अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का कोई इल्जाम नहीं लगाया,
जबकि कानून का असूल यह है कि आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम उस वक्त तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक इसमें करप्शन या इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम साबित ना हो जाए। मगर दूसरी तरफ जस्टिस गुराल ने इस बारे में लिखा है कि इस्तगासा का काम यह नहीं है कि वो मुल्जिम पर करप्शन किकबैक के इल्जामात लगाए, क्योंकि इस्तगासा को सिर्फ ये साबित करना होता है कि मुल्जिम के असासे उसकी आमदन से ज्यादा है, जिसके बाद बारे सबूत मुंतखब नुमाइंदों पर आता है। यानी कि सिर्फ फैसले पर इख्तलाफ नहीं है, इस बात पर भी इख्तलाफ है जजेस के दरमियान कि क्या मुत्तफिका तौर पर बेल देने का फैसला हुआ था या यकतरफा तौर पे बेल का ऐलान कर दिया गया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो कानूनी माहिरीन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रशीद रिजवी साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक हाई कोर्ट के जज शाह खावर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रशीद साहब, शहबाज शरीफ के बेल केस में 4 दिन पहले ये हुआ मामला कि रीडर ने आके बता दिया कि बेल मिल गई है, 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद अब जब तफसीली फैसला सामने आया है तो उसमें डिसएग्रीमेंट सिर्फ इस बात पे नहीं है कि बेल देनी है और बेल नहीं देनी है, बल्कि इस बात पर भी है जजेस के दरमियान कि क्या ये मुत्तफिका फैसला हुआ था बेल देने का। अब इसमें जो सीनियर जज हैं जस्टिस डोगर साहब, उन्होंने अपनी जजमेंट में ये लिखा है कि यूनानिमसली फैसला हो गया था बेल देने का, लेकिन बाद में जब शॉर्ट ऑर्डर गया तो फिर जस्टिस गुराल साहब ने कहा कि मैं इस पर अपना डिसेंट देना चाहता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस गुराल साहब ने अपनी जजमेंट में यह लिखा है कि चेंबर में और इससे पहले अदालत में वो ये कह चुके थे कि मैं बेल के फैसले पर अग्री नहीं करता, अपना डिसेंट शो कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो है नायब कासिद ने आके बेल देने का फैसला सुना दिया। आपके ख्याल में बहुत ही गैर मामूली बात है या ये मामूल की बात है? नहीं, ये बहुत ही गैर मामूली बात है। इस तरह से बहुत रेयर होता है, 100 साल 50 साल में कभी एक दफ़े, और बड़ा मिस्ट्री एक क्रिएट हो गई है कि 4 दिन पहले तमाम टीवी पे तमाम अखबारों में ये आया कि जी बेल हो गई है। उसका कॉन्ट्राडिक्शन ना रजिस्ट्रार ने दिया ना जज साहब के रीडर ने इशू किया। फिर ये फ्राइडे को भी रिपीट हुई खबरें कि जी जजमेंट साइन नहीं हुआ, जजमेंट साइन नहीं हुआ इसलिए वो रिलीज़ नहीं हो सके हैं। और सैटरडे को अचानक रीजनिंग में ये पता चलता है कि जूनियर जज साहब कह रहे हैं कि जी मैंने कंसेंट कभी नहीं दी। और सीनियर जज साहब ने भी अपने फैसले में, आप देखें आज इंग्लिश पेपर्स में यही आया है कि उन्होंने कहा है अपने रीजनिंग में कि इन्होंने एग्री किया था फिर उससे इनकार किया है। तो ये बड़ा मिस्टीरियस है कि 3 दिन खामोशी के बाद, वरना तो दूसरे दिन इसकी क्लैरिफिकेशन आ जानी थी कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ है बेल का। ये सैटरडे तक क्यों ड्रैग किया गया, ये मिस्ट्री है जो कभी होती नहीं है जुडिशरी में ऐसी बातें। लेकिन रशीद साहब, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसका मौकिफ दुरुस्त है? एक जज साहब कह रहे हैं कि यूनानिमसली फैसला था, बाद में उन्होंने डिसेंट नोट लिखने का फैसला किया। दूसरे जज साहब कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से ही कंसेंट नहीं दे रहा था बेल के फैसले पर। देखिए, अगर वो अदालत की बात कर रहे हैं तो अदालत में तो बहुत से वकील थे, वो तो फिर मैटर ऑफ एविडेंस हो जाएगा कि वहाँ पे उनका क्या एटीट्यूड था, उनकी वहाँ पे क्या लैंग्वेज थी। लेकिन जो बात आ रही है पब्लिक में कि जी फ्राइडे को ये सारे अखबारात में आ गया था कि जी ज़मानत हो गई है, उसका कहीं पे भी जो है डिनायल नहीं आया कि जी ऐसी बात नहीं है। वरना तो जूनियर जज साहब अपने पीएस से भी कह सकते थे, रजिस्ट्रार को बुला के कह सकते थे कि आप क्लैरिफिकेशन शाया करें, मैंने एग्री नहीं किया है। ये खबर आती रही कि जी जज अभी ऑर्डर साइन नहीं हुआ, ऑर्डर साइन नहीं हुआ है। तो ये जो खामोशी है ना, ये एक मिस्ट्री क्रिएट कर रही है जूनियर जज साहब की कि ये पहले बोल पड़ते तो फिर ये इतने लोगों को चेमा गोइयाँ करने की और इतनी बातें करने की जुर्रत नहीं होती जो अब हो रही हैं। शाह खबर साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? बहुत ही अनयूजुअल इवेंट है। देखिए शहजाद साहब, बात यह है कि किसी भी 2 जज साहिबान का इख्तलाफ आपस में होना ये तो कोई अनयूजुअल नहीं है, लेकिन ये जो सर्कमस्टांस है ये बड़ा गैर मामूली है। देखिए, मैं आपको ज़रा व्यूवर्स की समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी 2 जज साहिबान जब कोई केस सुन रहे होते हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं कि वो जजमेंट कैसे अनाउंस होती है। एक तो ये है कि वो अदालत में बैठे हुए ही आपस में कोई राय कायम कर लेते हैं कि हम ये दरख्वास्त या ये जो मुकदमा है इसको खारिज कर रहे हैं या इसको अलाउ कर रहे हैं। वो मौके पे ही
दोनों जज साहिबान की मौजूदगी में फैसला हो जाता है। दूसरी सूरत में ये होता है कि अगर दोनों में अगर कोई आपस में उधर राय कायम नहीं हुई और वो उसको मौखर कर देते हैं और कहते हैं कि हम थोड़ी देर के बाद जजमेंट अनाउंस करेंगे, तो चैम्बर में जाके दोनों जज साहिबान आपस में मशवरा करते हैं और नॉर्मली अगर वो कंसेंसस पे आ जाएं तो वो अपने स्टाफ को बुला के अपने रीडर के थ्रू अनाउंस हो जाता है कि ये हमने मुकदमा जो है या ये इसमें जो दरख्वास्त है इसको खारिज कर दिया है या इसको अलाउ कर दिया है। तीसरी सूरत ये होती है कि वो ओपन कोर्ट में बैठे हुए उसको रिजर्व फॉर जजमेंट कर देते हैं। वो कह देते हैं कि हम इसका फैसला बाद में अनाउंस करेंगे। तो उस सूरत में एक डेट मुकर्रर होती है, फिर वो जजमेंट जो है वो फिर लिखी जाती है। दोनों जज साहिबान अगर वो मुत्तफिक हो जाएं तो मुत्तफिका जजमेंट होती है, अगर उसमें वो उनका आपस में इख्तलाफ हो तो वो स्प्लिट जजमेंट होती है। तो ऐसी सूरत में वो मैटर चला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के पास और वो फिर एक रेफरी जज मुकर्रर करते हैं। वो रेफरी जज दोनों में से किसी एक की राय के हक में वोट दे देता है और मेजॉरिटी का फैसला वो माना जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि वो दोनों जज साहिबान ने जो अपने अपने फैसले लिखे हैं, जिसमें एक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब जो सीनियर जज थे, उन्होंने अपने 14/4/2021 के फैसले में अपने इब्तिदाइया में ही ये लिख दिया कि दोनों जज साहिबान का मुत्तफिका जो है वो फैसला था चैम्बर में जाके और वही अनाउंस हुआ। और बाद में जब मैंने उनको शॉर्ट ऑर्डर के लिए भेजा तो उन्होंने मुझे मुतले किया कि मैं तो इससे इख्तलाफी नोट लिखूंगा। इसी तरह जो दूसरे मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं जस्टिस गुराल साहब, उन्होंने भी अपने जो इब्तदाई जो फैसले में जो एक नोट लिखा है, उन्होंने ये लिखा कि मैंने कभी भी कंसेंट नहीं की थी, मैंने अदालत में भी कंसेंट नहीं की थी, चैम्बर में भी कंसेंट नहीं की, लेकिन सीनियर जज साहब ने अपने नायब कासिद के ज़रिए उसको अनाउंस करवा दिया और फिर उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न का इजहार किया। तो ये एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और इसमें जैसे रशीद रिजवी साहब ने भी फरमाया कि उसमें ये सूरत हाल 2 या 3 दिन के बाद सामने क्यों आई। अगर जूनियर जज साहब या दूसरे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे, उन्होंने अगर उससे कंसेंट नहीं किया था तो उसकी इतला वो रजिस्ट्रार के ज़रिए उसकी क्लैरिफिकेशन आ सकती थी। लेकिन उसमें एक दिलचस्प अमर ये भी है कि जस्टिस गुराल साहब जो हैं वो ये भी लिख रहे हैं कि जैसे ही मेरे पास उसी वक्त जो है वो शॉर्ट ऑर्डर लिखने के लिए आया तो मैंने उस पर जो है लिखने से इनकार किया और मैंने फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को इस बात से मुतला किया। तो ये देखिए, इख्तलाफ होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। दो जजेस आपस में इख्तलाफी जजमेंट्स लिख सकते हैं, उसका एक तरीक़ाकार मौजूद है। लेकिन ये जो है बहुत सारे सवालात को जन्म देता है और बहरहाल इस चीज़ को डिटर्मिन होना है कि उन दोनों जज साहिबान में से किस जज साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। और मैं समझता हूँ कि इसको हायर लेवल पे इंक्वायरी जो है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। रशीद साहब, आपको भी ये लगता है कि मामले की तह तक पहुंचना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखे ना, किसी दोनों में से किसी एक जज का मिसकंडक्ट तो है कि एग्री करके डिसएग्री किया है या बगैर एग्रीमेंट के ये रिलीज़ किया है। जैसे शाह खावर साहब ने कहा, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, वरना तो अगर ये इस किस्म की रिवायत पड़ गई कि 2 दिन बाद फैसले वापस होने लगे तो ये बड़ा ख़तरनाक रुझान है जुडिशरी में और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ भी है और आवाम का एतमाद भी इस पर जो है वो जो है हिल जाएगा, शेक हो जाएगा कॉन्फिडेंस लोगों का जुडिशरी पे कि ये क्या होता है कि 2 दिन बाद फैसले बदल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ एक्सपोज की जाए, ये चीज़ डिटरमिन की जाए सही हाई लेवल पे। सही। अच्छा, क्योंकि ये मामला जो था, ये बेल की जो पिटिशनर ने दरख्वास्त की थी ये मेरिट पर थी, तो मेरिट पे जो है ऑब्वियसली वो दोनों जजेस का इत्तेफाक नहीं है, इसीलिए फैसला भी मुख्तलिफ है। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा आपकी राय, क्योंकि ये मामला था एसेट बियॉन्ड मीन्स का। तो रशीद रिजवी साहब, इसमें जो जस्टिस डोगर हैं उन्होंने ये लिखा है कि ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, माजी की अदालतों की जो जजमेंट्स हैं उसमें ये नेक्सस इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि अगर असासे ज़्यादा हैं तो वो क्या कोई किकबैक के ज़रिए आए हैं, कोई करप्शन के ज़रिए आए हैं, कोई कमीशन के ज़रिए आए हैं। लेकिन जो दूसरे जज साहब हैं, जस्टिस गुराल साहब,
उन्होंने ये लिखा है कि प्रोसिक्यूशन का काम ये होता है एसेट बियॉन्ड मींस केस में कि वो एस्टैब्लिश कर दें कि जो असासे हैं वो आमदन से ज्यादा हैं। ये एस्टैब्लिश करना जरूरी नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन का काम नहीं है कि वो ये एस्टैब्लिश करें कि ये किकबैक का पैसा है, कमीशन का पैसा है या करप्शन का पैसा है। आप जरा बताइएगा अपनी राय क्या है इस पे कि एसेट बियॉन्ड मींस के मामले में क्या देखा जाता है? नहीं, इसमें तो जब तक करप्शन से पैसा नहीं आएगा तो एसेट बियॉन्ड मींस हो ही नहीं सकता है, वरना तो वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ज़राए भी होते हैं, गिफ्ट भी होता है। और हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि आपको दोनों चीज़ें सामने रखनी हैं, उसकी इनकम भी, उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ भी। नैब करती क्या है कि 1 रुपए की प्रॉपर्टी को 100 रुपए जाहिर करके केसेस बना देती हैं। ये एसेट्स बियॉन्ड मींस के तो केसेस मैं समझता हूँ बहुत ही रेयरली जो है कन्विक्शन में जाते हैं, इसलिए कि हमेशा भी देखिए NICL का केस था, उसमें भी यही चीज़ थी ना कि ज़मीनें महंगी खरीद ली गई हैं। बाद में हाई कोर्ट ने भी एक्विट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया है। तो ये वैल्यूएशन का जो झगड़ा होता है ना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है सस्टेन करना प्रोसिक्यूशन के लिए। सही। शाह खबर साहब अपनी राय भी दे दीजिएगा कि क्या एसेट बियॉन्ड मींस केस में ये देखना भी प्रोसिक्यूशन का काम है कि क्या किकबैक के जरिए आया है, कमीशन के जरिए आया है या कोई करप्शन के जरिए आया है, या सिर्फ उन्होंने ये एस्टैब्लिश करना है कि असासे जो है वो आमदन से ज्यादा है? देखिए शहजाद साहब, मेरे राय में ये डिस्कशन मेरा ख्याल है इररेलेवेंट होगी, क्योंकि अगर हम इस पे कोई मैं राय दूंगा तो चूंकि अब 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का इख्तलाफी जजमेंट्स हैं, तो इस पे बहरहाल एक रेफरी जज ने इस पे फैसला करना है, तो इसमें तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक बता दूं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि अक्सर ऐसा भी होता है कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो कोई भी केस का फैसला अदालत में कर देते हैं कि हमने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है या खारिज कर ली है। लेकिन जब वो जजमेंट लिखी जाती है और किसी भी एक जज साहब के ज़हन में एक बात आती है कि इसमें कुछ चीज़ें अभी भी हल तलब हैं जो कि हमने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों रिकॉर्ड का या लोगों को दोनों साइड से असिस्टेंस लेना ज़रूरी है, तो उसमें फिर दोनों जज साहिबान अगर इख्तलाफ हो जाए या उसमें कोई उनका ये हो कि हमने अनाउंसमेंट जो की है वो हमने जल्दबाजी में कर दी है या हमें उस पर मज़ीद कुछ असिस्टेंस चाहिए, तो वो फिर अपना जो ज़ुबानी हुक्म है उसको मनसूख करके केस की री हेयरिंग के लिए डाल दिया जाता है और उसके लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है और उसमें रीज़न लिखा जाता है कि गो के हमने ओपन कोर्ट में एक चीज़ अनाउंस कर दी थी, लेकिन जजमेंट लिखते हुए हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो हम ज़रूरी समझते हैं कि इसको दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, तो वो दोबारा समाअत के बाद जो है वो फिर फैसला जो है वो भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये जो तरीक़ाकार है, लेकिन मैं इसके मेरिट्स के केस के ऊपर जाने के लिए, चूँकि दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना अपना जो है वो जुडिशियल कॉन्शियस जो है उसको इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया है, और क्योंकि अब ये मामला रेफरी जज के पास जाएगा तो ठीक है। लेकिन ये बात जो है, ये जो तरीक़ाकार जो सामने आया है, ये बहुत तशवीशनाक है और इसकी इंक्वायरी होना और इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले कानूनी माहिरीन की हम राय ले रहे थे शहबाज शरीफ की जमानत के मामले पर। आज 2 जजेस के अलग अलग फैसले आए हैं और कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस जज का मौक़िफ़ दुरुस्त है। नून लीग ने भी आज इस पर अपना मौक़िफ़ का इजहार किया है। नून लीग का कहना है कि इस फैसले से बहुत अफसोस हुआ है और उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से मरियम औरंगजेब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो हाई कोर्ट ओपन कोर्ट के अंदर अनाउंस हुई, पूरे वो बेल जो हाई कोर्ट ओपन कोर्ट के अंदर अनाउंस हुई, पूरे मीडिया ने सुना, हम इंतज़ार करते रहे। 3 दिन कहा गया कि तहरीरी फैसला है। बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, क्योंकि कभी कानूनी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट ऑफ बेल के बाद लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अलाउड लिखा हो और उसके 3 दिन के बाद इख्तलाफी नोट सामने आया हो कि बेल अलाउड नहीं हुई और ये रेफरी जज को जाएगी। ये पहले तारीख़ में कभी नहीं हुआ।
दोनों जजेस ने अपने एक डाइसेंटिंग नोट में और एक अप्रूव्ड बेल के ऑर्डर्स में दोनों ने लिखा है कि बेल अनाउंस की गई थी ओपन कोर्ट में। उसके बाद इख्तलाफी नोट जो है उसका डिसाइड किया दूसरे जज साहब ने। मरियम औरंगजेब इस पर अपना मौकिफ दे रही थी और कह रही थी कि ऐसा पहली बार हुआ है तारीख में कि पहले बेल का ऐलान कर दिया गया और बाद में जब तफसीली फैसला आया है तो उसमें एक जज साहब का डिसेंटिंग नोट सामने आया है। इस पर मजीद बात भी करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है PMLN के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हमारे साथ कानूनी माहिरीन मौजूद थे जो कि कह रहे थे कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या यूनानिमसली बेल का ऐलान हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन इस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना मौकिफ दिया है जैसे आपने दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पहले आप फैसले पर झूठ बोल रहे थे और अब आप ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले बेल मिल गई थी और अब फैसला जो है उसको तब्दील किया गया है और पहले जो बेल का फैसला था वो जजेस ने नहीं दिया था, नाइब कासिद ने दिया था। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। पहली बात तो यह है कि हुकूमत इसमें पार्टी नहीं है। ना हमारी रेट पिटिशन में हमने कहीं हुकूमत को रिस्पोंडेंट बनाया है। ये हमारा और नैब का मामला है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुकूमत इससे बाहर रहे तो बेहतर है। हसास मामला है, कोर्ट का मामला है, और अगर हुकूमत की बात को सही तसव्वुर कर लिया जाए तो क्या आपके चैनल ने भी गलत खबर चलाई, आपके अखबार ने भी गलत खबर चलाई, तमाम दुनिया में जो खबर गई वो गलत गई? क्या सुनने में गलती हुई? क्या, एक और मेरा सवाल है, क्या फैसला महफूज किया गया? अगर तो चलें कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया था, फिर तो सर आंखों पे हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि फैसला महफूज था, 4 दिन बाद ऐलान कर दिया गया। जब मैं खुद कोर्ट में मौजूद था और 50-50 लाख के 2 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की जाती है कि अल्फाज मेरे कान में पड़े हैं और मैंने मुचलके तैयार किए हैं, तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब ये फैसला अनाउंस हो गया, और ये देखें अदालतों का हम एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए, ये हर शहरी का फर्ज है, मगर दूसरे जज साहब को 4 दिन क्यों लगे? उस दिन उन्होंने जब इतनी अफवाह फैल रही थी, जब पूरे मुल्क में एक सनसनी, एक अफवाह, एक स्पेकुलेशन चल रही थी, तो उसी दिन कह देते मेरा डाइसेंट है। या अगर वो उस जज साहब से ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स एग्री नहीं करते थे, बेंच छोड़ के चले जाते, कहते कि जी बेंच तहलील किया जाता है। तीसरी बात, मेरी ये अकल ये बात मानने से इनकारी है कि हाई कोर्ट के तर्जुमान ने जो परसों रात बयान दिया उसमें कहा कि फैसला जो है वो बेल का है और आप इंतजार करें और क्या साराइयों से परहेज करें। उसके बाद शहजाद साहब, जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है, मैंने ट्वीट भी किया है, उस पे हमारे केस टाइटल के आगे बेल अलाउड लिखा है, अलाउड के लफ्ज लिखे हैं। तो मुझे बताइए कि इतनी सारी गलतियां इकट्ठी हो गई कि वेबसाइट पे भी गलत हो गया, अनाउंसमेंट भी गलत हो गई। अच्छा, लेकिन उसके अताउल्लाह बाद तारड़ साहब आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ा हसास मामला है और हमें बड़े इस पे एहतियात से बात करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने जजमेंट पढ़ी हो जस्टिस अजद गुराल साहब की, तो उन्होंने तो बाकायदा लिखा है कि मैंने अदालत में भी डेसेंट किया था, चेंबर में भी मैंने इत्तेफाक नहीं किया, और जैसे ही ये मामला हुआ कि उनके पास शॉर्ट ऑर्डर आया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को फौरन इतला कर दी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने नहीं कहा, कुछ बात नहीं की इस हवाले से, वो तो कह रहे हैं कि मैंने चीफ जस्टिस को उसी वक्त इतला कर दी थी, उन्होंने अपने फैसले में लिखा है। देखिए, मैं अदालत में मौजूद था, मैं बड़ा एहतराम है जज साहब का, बड़ी उनकी इज्जत है। मेरे सामने ना कोई डाइसेंट के अल्फाज आए, और देखिए जब चेंबर में भी गए हैं और चेंबर से एहलकार आया है, उसने बाहर एक अफसर को बताया है, तो वो क्लियरली बेल अनाउंस की गई है। उसके बाद कोई मौकफ, देखें हाई कोर्ट के तर्जुमान, हमारा तो चीफ जस्टिस से कोई राब्ता नहीं है ना, हमने तो वही बात सुननी है जो तर्जुमान कह रहा है। हाई कोर्ट के तर्जुमान ने कहा कि जी बेल जो है उसका ऑर्डर अनाउंस हो चुका है, क्या साराइयों से परहेज किया जाए? मुझे बताएं कि अगर फौरी चीफ जस्टिस को इतला कर दी गई थी तो 4 दिन क्यों लगे उनको ऑर्डर अनाउंस करते हुए? उसी वक्त कहते कि जी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। तर्जुमान ने कहा था क्या सराइयां ना करें तब जब तक तफसीली फैसला इसका सामने नहीं आ जाता। जी, तो मगर ऑफिशियल स्टांस को इंडोर्स किया था हाँ। कि जो फैसला बेल का है उसको डिनाई नहीं किया कि जी बेल का जो फैसला सुनाया गया था वो इंटैक्ट है, मगर आप क्या साराइयों से परहेज करें और तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार करें। हमें तो देखिए बड़ी हैरानगी हुई तहरीरी हुक्मनामे को देखकर, और ये 4 दिन पूरी कौम को एक कंफ्यूजन का शिकार क्यों रखा गया? ये उसी दिन कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है, और ये कोई ऐसा मामला तो नहीं था कि जिसके ऊपर जो है, जिसकी हसासियत का ऑनरेबल जज साहिबान को अंदाजा ना हो,
या कौम को अंदाजा ना हो या मीडिया को अंदाजा ना हो। इंतजामी तौर पे शायद आप दुरुस्त ये बात करें कि वो पहले बता देना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस जज साहब ने ये लिखा है कि मैंने फौरन लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये बता दिया था। क्या बता दिया था? देखिए, एक डिसएग्रीमेंट तो है, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब का ये कहना है कि यूनानिमसली हमने बेल दी थी, लेकिन जब वो शॉर्ट ऑर्डर आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पर डाइसेंट करता हूं। जो दूसरे जज साहब है जस्टिस गुराल साहब, वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो शुरू वक्त से ही कंसेंट अपना नहीं दिया था इस बेल के लिए। तो एक डिसएग्रीमेंट है। इसकी बहरहाल जो भी इंक्वायरी हो या ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इसको कैसे देखते हैं, हमें इंतजार करना चाहिए ना कि वो किस नतीजे पे पहुंचते हैं। नहीं, मगर देखे ना ये डिसएग्रीमेंट क्या, अब जब मैं हाइंडसाइट में देखता हूं तो देखिए, ओपन कोर्ट में तो किसी ने नहीं रोका था ना, कह देते मेरा डिसएग्रीमेंट है, या किसी को भिजवा के ऐलान करवा देते, या एक स्टेटमेंट आ जाता। तो मैं तो ये बात समझने से कासिर हूं कि 4 दिन क्यों लगे उस डिसएग्रीमेंट को पब्लिक करते हुए। और या पेमरा देखें शहजाद साहब जी, बात बात पे पेमरा के नोटिस जाते हैं चैनल्स को, रोकते चैनल्स को कि जी आप गलत खबरें चला रहे हैं, बंद करते, आप कार्रवाई करते उन चैनल्स के खिलाफ जिन्होंने जमानत की खबर चलाई थी। ये देखिए ना, अब ये तो एक मजाक बन गया है। और मैं समझता हूं कि ये जुडिशियल हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपने एक फैसला अनाउंस कर दिया और 4 दिन बाद आपको ख्याल आया और आपने इसको रिवर्ट कर दिया। मुझे देखें, मैं कोर्ट का बसद एहतराम, मगर मुझे ये एक आफ्टर थॉट लगता है, ये इतनी कंफ्यूजन पैदा क्यों होने दी गई, उसी वक्त क्लियर की जाती। और तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं सीक्वेंस में बता रहा हूं, और शॉर्ट ऑर्डर एक रिटर्न भी आया जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उस वक्त ही कह देते कि ये गलत शॉर्ट ऑर्डर है, कोई तर्जुमान आ जाता, वेबसाइट पे गलती क्यों की बट गई। ये अभी कहना कि आफ्टर थॉट है, मेरे ख्याल से स्पेकुलेशन होगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर कोई इस पर इंक्वायरी होती है, चीफ जस्टिस साहब करना चाहते हैं या जो भी मजाज अथॉरिटी है, तो वो कर ले और पता चल जाए कि मामला क्या हुआ था, क्यों डिसएग्रीमेंट है दोनों की जजमेंट में भी इस बात पर कि क्या यूनानिमसली फैसला हुआ था या नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए, एक तो हमें बड़ी तवक्को है, हमें आगे हमारा भी ये रेफरी जज के पास मामला जाना है, हमें इंसाफ की तवक्को है और हम ये समझते हैं कि हमारा केस ऑन ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है मेरिट्स के ऊपर। बट आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए, इसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए कि इतने बड़े मामले के ऊपर ये किस तरीके से इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और किस तरीके से इतना भाम क्रिएट हुआ। पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने, पूरे मीडिया ने जमानत की मंजूरी की खबर सुनी और उसके बाद वो रिट्रैक्ट की गई। तो ये ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। बहुत बहुत शुक्रिया तालो तारक साहब, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने दावा किया था कि चीनी की कीमत फी किलो कीमत 85 रुपए पर फिक्स कर दी गई है। बाद में शुगर मिलर्स अदालत गए और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी यह फैसला किया कि रमजान के लिए 1,55,000 टन चीनी जो है वो 85 रुपए में दस्तयाब होगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया कि फैसलाबाद, लाहौर रावलपिंडी और मुल्तान की आवाम इस हवाले से क्या कह रहे हैं। उनका दावा था कि अभी भी मार्केट में 100-105 रुपए किलो चीनी मिल रही है और कहीं कहीं कुछ इलाकों में 85 रुपए पर चीनी मिल रही है, लेकिन वहां पर भी चीनी की किल्लत है और अगर चीनी मिलती है तो घंटों कतार में खड़े रहने के बाद मिलती है और 1 किलो या 2 किलो। आज हमने बात की है गुजरांवाला, रहीम यार खान और सियालकोट में दुकानदारों से और जो लोग चीनी लेने आए थे उनसे, उनका क्या मौकिफ है इस हवाले से, देखिए। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ चीनी नहीं मिल रही मार्केट ਦੇ ਜੇ 85 रुपए के छोटे दुकानदार कितों बेचिए। बाजार में ब्लैक में मिल रही है 5,000 का तोड़ा, 5,000 से ऊपर का तोड़ा है तो वो हमें 104-5 रुपए तो पड़ती है, हम किस तरह दे 85 रुपए। चीनी ब्लैक लगभग 155 का तोड़ा, 54 का तोड़ा ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਪੈਂਦੀ 106-107 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਗਾਹਕ 85 रुपए ਦਾ गवर्नमेंट ने रेट किया, ਅਸੀਂ कितों दे सकते हैं। कस्टमर आके बहस करता है कि 50 रुपए किलो मिली है, तो जब हमें चीनी मिल ही महंगी रही है और मिल भी नहीं रही है तो बंदा कैसे दे 50 रुपए किलो। 96-97 रुपए हमको पड़े, 98 रुपए चीनी, तो हम कैसे 85 में बेचे। मजदूरी करेंगे, स्टोरों पर जाकर चीनी लें हम। 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी, हाँ ले, शिनाख्ती कार्ड भी लाओ। यहाँ से परचून की दुकान से 82 रुपए किलो चीनी मिल रही है। चीनी जो हुकूमत की तरफ से मिल तो रही है लेकिन रेट 82 रुपए का है, लेकिन थोड़ी मिल रही है। परेशानी किद्दत करनी पड़ती है, तरह तरीके की दुकानों पे जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। दुकानदारों को ज़्यादा से ज़्यादा चीनी दो, हमें सहूलत दो, रोज़ा रखें, बच्चों की रोज़ी करें या चीनी लें। 2 से 3 थैले रोज़ हमें मिलते हैं जो कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ 81 रुपए किलो हमें मिलती है, 82 रुपए बेचनी होती है। हुकूमत से इल्तमास है कि कोटा भी बढ़ाए। चीनी हमें 5,100 का तोड़ा मिलता है और पीछे से ऑर्डर है मजिस्ट्रेट साहब का कि चीनी बेचनी है आपने 85 रुपए किलो।
अगर हम 100 रुपये बेचते हैं तो चालान होता है, हमारा जुर्माना होता है। अगर नहीं बेचते तो हमारे कस्टमर वापस जाते हैं, तो दुकानदारी भी हमारी ख़राब होती है। चीनी बहुत महंगी है, ठीक है, और 100 रुपये किलो मिल रही है, और उधर जब रमज़ान ऑफर में जाएं तो उधर लाइन में खड़ना पड़ता है। ये गरीब लोग कहाँ जाए, चीनी नहीं मिलती, 3-3 मील 4-4 मील 5-5 मील पीछे दौड़ना पड़ता है। गरीब हम घर से निकलते हैं तो क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि चीनी पंजाब भर में 85 रुपये फी किलो मिल रही हो, कहीं कीमत 100 रुपये है, कहीं 105 है, और जहां पे मिलती भी है 1 या 2 किलो, और घंटों वो कहते हैं कि कतार में खड़ा रहना पड़ता है। रमज़ान का महीना है, लोगों का अपना काम होता है, उसमें वो घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं, जब जाके उनको 2 या 3 किलो चीनी मिलती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन इकबाल साहब। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये हुकूमत ने पहले कहा कि 85 रुपये फी किलो चीनी बेची जाएगी, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 1,55,000 टन रमजान के महीने में चीनी की कीमत 85 रुपये होगी। लेकिन क्या वजह है कि अब भी पंजाब भर में हम देख रहे हैं कि कहीं पे 100 रुपये भी है, कहीं 105 रुपये फी किलो चीनी है, और किल्लत हो गई है चीनी की। घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जब जाके चीनी मिलती है। क्या वजह है इसकी? शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे मौक़िफ़ के लिए भी टाइम दिया। असल में इशू ये है कि जो सूरत हाल अब पैदा हुई है, हम इस सूरत हाल की जो निशानदेही है वो पिछले तकरीबन 2 से 3 माह से जो है वो बारहा कर रहे थे। हमने अखबारों में इश्तिहार भी दिए, हमने खतूत भी लिखे हुकूमत को, और हमने बार बार ये बताने की कोशिश की कि जब क्रशिंग सीज़न जारी था कि चीनी की कीमत बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि गन्ना वो बतदरीज बढ़ता जा रहा था, उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी, और हमारी मिलों ने तकरीबन 350 फी 40 किलोग्राम जो है गन्ना खरीदा, और एवरेज जो है हमारी तकरीबन 350 तक जो है ना, अच्छा 350, जबकि जो बेस प्राइस है गन्ने की वो हुकूमत ने 200 रुपये रखी थी, और जो एवरेज प्राइस इस वक्त बन रही है वो तकरीबन 282 रुपये फी 40 किलोग्राम बन रही है। अब जब इतने महंगे उस पर जब गन्ना खरीदा जाएगा, और फिर उसके बाद जो इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट थी गन्ने की वो भी फ्री रखी गई, गन्ना सिंध की तरफ भी गया, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी गया, तो उससे पंजाब में गन्ने की इस वक्त क्या मामला है, जरा बताइएगा ना कि 85 रुपये में जब कहा था कि मिलेगी, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर इस पर है, आप लोगों ने भी कहा कि ठीक है रमजान के महीने में दे देंगे, फिर वजह क्या है, कीमत अभी भी 85 रुपये क्यों नहीं है? शहजाद साहब, हमने 1,55,000 टन अदालत के हुक्म के मुताबिक 80 रुपये फी किलो तमाम मिलों को जितना जितना कोटा उनकी प्रोडक्शन के मुताबिक बना था, जो अदालत आलिया का हुक्म था, हमने उसके मुताबिक सब मिलों को कह दिया, वहाँ से वो कोटा उठाया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये कोटा जो है वो अब ज़ाहिर दरमियान में बहुत सारे चैनल आ जाते हैं, और ये एक ल्यूक्रेटिव किस्म की वो है कि 80 रुपये जब मिल से चीनी निकलती है तो उसके बाद अब छोटी के साथ रमज़ान बाजार तक पहुँचाना या उतने तक पहुँचाना, ज़ाहिर हमारी ना डीलरशिप है, हमारे आपको पता है डीलर्स के खिलाफ भी बहुत सारी इंक्वायरियाँ, तफ्तीशें और वो सारी मामला चल रहे हैं, तो वो डीलर्स का जो नेटवर्क था वो भी ख़त्म हो गया। ये डीलर्स का जितना नेटवर्क है ये आर्जी तौर पर, फौरी तौर पर हुकूमत ने उस हुक्म के बाद ये इस्टेब्लिश किया, और ये लोग ये भी खौफजदा हैं, डरते हैं। और जब ये डीलर्स हैं या कोई डीसी साहब हैं, वो अपनी निगरानी में ये सारा मामला देख रहे हैं कि कैसे मिल से डीलर्स के पास आती है और डीलर से कैसे दुकानदारों के पास पहुंचती है? एग्जैक्टली यही बात है, क्योंकि हम तो मतलब हमारे लिए तो जो हुक्म था कि हमने इतनी चीनी देनी है, हम वो दे रहे हैं और विलिंगली दे रहे हैं, 80 रुपए पर दे रहे हैं। आगे जो नेटवर्क 80 रुपए पे आप देंगे पूरा 1,55,000 टन, ये आप दे चुके हैं? हम दे रहे हैं बिल्कुल, और ये मोर देन 60-70% चीनी ये उठ चुकी है, मिलों से चली गई है। लेकिन अब आगे का निजाम जो है वो सारा अच्छा हसन साहब, अब मामला ये है कि पिछले हफ्ते एक खत लिखा गया पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन पंजाब जोन की जानिब से, जिसमें आप लोगों ने हमाद अजहर साहब उस वक्त इंडस्ट्रीज के वजीर थे, उनको ये कहा कि एक तो 105 रुपए की हमारी कॉस्ट आ रही है, तो हम 80 रुपए एक्स मिल प्राइस पे कैसे चीनी बेचें, हमारा तो नुकसान होगा, हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, अदायगियां नहीं कर सकेंगे। दूसरा, आप लोगों ने यह भी कहा कि 30,000 टन जो है वो डिमांड है जो निचला तबका है उसकी, और उसके लिए हमने कमिट किया था, 1,55,000 टन हमसे क्यों ली जा रही है? तो आप लोग तो लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला था उससे पीछे हट गए। इस खत में आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। नहीं, हम बिल्कुल जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है हम उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटे। हमने इन राइटिंग वो ऑर्डर मौजूद है केन कमिश्नर साहब पंजाब का, उसमें हर मिल का जो कोटा दिया हुआ है, हमने डिप्टी कमिश्नर को भी सारों को वो लेटर चला गया हुआ है, और वो तमाम मिलें 80 रुपए पर वो दे रही हैं, और उसमें कतन कोई
जो परसों पेश नहीं है। लेकिन आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि 350 रुपए, जी, अभी भी आप कह रहे हैं कि 350 रुपए तक गन्ना खरीदा है, फिर कह रहे हैं एवरेज प्राइस 282 है। अभी मेरी बात हुई है काश्तकारों से, वो कह रहे हैं कि 240 रुपए से ज्यादा एवरेज प्राइस नहीं है। नहीं, देखें जो इस वक्त केन कमिश्नर पंजाब ने खुद एवरेज निकाली है वो भी 265 है, 240 की तो कोई फर्क। लेकिन हम ये कहते हैं, अब जो हमारी कैलकुलेशन है वो 282 है, लेकिन जो खत जहां तक मिनिस्टर साहब को हमने लिखे हैं वो तो हमने जाहिर है अपने कंसर्न तो हमने शो करने हैं। अब देखें एक कमोडिटी है जिसकी प्राइस जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 105 रुपए आ रही है, अगर वो 80 रुपए पर बेची जाएगी तो कैसे आ रही है? केन कमिश्नर कह रहे हैं हम साथ बैठे थे तो आप लोगों ने बताया कि 68 रुपीज आपकी जो है कॉस्ट आती है, उसमें अगर आप जीएसटी ऐड कर दें तो 80 रुपए जो कॉस्ट आती है प्रॉफिट के साथ, वो आप लोगों ने खुद बताया था। खुद जो केन कमिश्नर कह रहे हैं कि ये प्राइस हमें एवरेज प्राइस बताई गई थी, जिस हिसाब से आप सेल्स टैक्स देते हैं उसी कीमत पे हमने फैसला किया। शहजाद साहब, हमने ऐसी कतन कोई फिगर नहीं दी, हम इसकी भी रिबटल दे चुके हैं। मैं आपको अर्ज करता हूं कि पिछले साल मार्च में जब ये एक इंक्वायरी हुई थी जिसमें DGFIA उस इंक्वायरी कमेटी के सरबराह थे, उसमें जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है उन्होंने खुद एक जो कॉस्ट वर्कआउट करके दी, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। 191 रुपए गन्ना जब खरीदा गया तो उस वक्त चीनी की कीमत उन्होंने जो प्रपोज की थी वो 72 रुपीज थी, 72 रुपए। अगर गन्ना जो है वो 282 का अगर होगा तो फिर कैसे जो है ना ये चीनी 80 रुपए। लेकिन जो कमीशन रिपोर्ट है उसमें मुख्तलिफ था, उसमें 61-62 रुपीज एक्स मिल प्राइस उन्होंने कहा था। ठीक है हसन साहब, आपका मौकिफ आ गया इस पे, हुकूमत का भी हम मौकिफ अपने प्रोग्राम में आगे जाके शामिल करेंगे, क्योंकि हुकूमत अगर कहा था 85 रुपए की है तो मार्केट में 85 रुपए मिलनी चाहिए। शुगर मिल एसोसिएशन का ये कहना है कि जितना हमें कहा था लाहौर हाई कोर्ट ने उतनी क्वांटिटी हम डीलर्स को दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत के जो नए वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन है, ये चौथे वज़ीर ख़जाना है और अब उम्मीद इमरान खान साहब शौकत तरीन साहब से लगाए हुए हैं कि मईशत की डायरेक्शन ये बेहतर करेंगे और जो ग्रोथ की ज़रूरत है वो ग्रोथ शौकत तरीन लेकर आएंगे। शौकत तरीन साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से और चंद इकॉनमिस्ट से 2 दिन पहले मुलाकात की थी। उसमें उन्होंने कहा कि एक ही हल है मईशत को ट्रैक पर लाने का और वो ये है कि हम 6 से 7% की ग्रोथ दिखाएँ। अब ये कैसे मुमकिन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक ऑप्टिमिस्टिक इस साल ग्रोथ 3% होगी, IMF कहता है सिर्फ 1.5% होगी। हुकूमत ने खुद इस साल के आगाज में कहा था 2.1% का हमारा टारगेट है। अब शौकत तरीन साहब अगर कह रहे हैं कि 6 से 7% मईशत की ग्रोथ की जरूरत है, अगर हुकूमत ने ट्रैक पर लाना है मईशत को, तो ये कैसे मुमकिन होगा 6 से 7% ग्रोथ? वेल शहजाद, देखें बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारा पोटेंशियल 6-7% है और इवन उससे भी ज़्यादा है और उस पोटेंशियल पे हमें आना चाहिए। लेकिन देखिए बेसिक्स क्या है ग्रोथ के, आ कैसे सकती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्राइव करती है ग्रोथ को। इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी, ये 2 बड़े जो है ना एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि इंश्योर करने होते हैं किसी भी गवर्नमेंट को। उसके बाद इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है उस कंट्री में या फिर लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है इन दोनों के बाद, यानी कि ये दो जो पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी, इसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दोनों जो है वो बेहतर होने चाहिए। क्योंकि इनकी वजह से ये दोनों बेहतर होते हैं तो इन्वेस्टर को ये इंश्योरेंस मिलती है कि जी इस मुल्क में पॉलिसी कंसिस्टेंसी भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, तो नेचुरली वो पैसा इन्वेस्ट करता है। इसके बाद जो है आप ये देखते हैं कि आपके जो बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है ग्रोथ जो ड्राइव करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सर्विसेज होता है, फिर आपका एग्रीकल्चर होता है। हम एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेफिसिट में रहे हैं अपनी प्रोडक्शन में, हमें प्रोडक्टिविटी वहाँ इंक्रीज करनी होगी। कॉटन से लेकर फूड प्रोडक्ट तक हमने जितना भी किया है वो सारा हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट्स वैसे नहीं हो पाई या हमने उस सेक्टर को उस हिसाब से जो है सपोर्ट नहीं किया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी होता है, उसको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये बेसिक्स है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से अगर हमें एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी चाहिए तो ये कैसे मुमकिन होगा? इस साल बताया जा रहा है कि माली खसारा 8 से 8.5% होगा, जो कि टारगेट से ज्यादा है। इस पिछले महीने में हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो $5.5 अरब तक पहुंच चुका था, यानी कि जो डेफिसिट था एक माह का वो $3.2 बिलियन का था, ट्रेड डेफिसिट। तो कैसे, अभी तो ग्रोथ हमें मुकम्मल तौर पे नजर नहीं आ रही और वही डेफिसिट्स हमें नजर आना शुरू हो गए, तो कैसे अगर हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो होगा माली खसारा और करंट अकाउंट खसारा? देखिए 2 बड़े पॉइंट्स है इसमें शहजाद। एक तो ये कि कोई शॉर्टकट नहीं है ग्रोथ का कि हम फौरन से कुछ करें तो एकदम से ग्रोथ आ जाएगी। आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए अनप्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव स्पेंडिंग्स गवर्नमेंट की अपनी जो है
इतना बड़ा जो है वो पोर्शन आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव जो है स्पेंडिंग में जाता है। गवर्नमेंट का अपना साइज बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट की अपनी स्पेंडिंग 400 से 500 बिलियन है, इसको क्यों नहीं कट कर सकते हम? क्योंकि हम बेसिकली टैक्सेस की तरफ तो देखते हैं, हम जो अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग है उसकी तरफ ही देखते हैं। उसको अगर हम कट डाउन करें, उसको रीरूट करें टुवर्ड्स प्रोडक्टिव स्पेंडिंग, पीएसडीपी को सही से यूटिलाइज करें तो नेचुरली सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके यहाँ अच्छी बात ये है कि एक्सपोर्ट अभी थोड़ी सी बेहतर हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी ग्रोथ आई है और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नहीं है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। तो उसे इजाजत दीजिए।